हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेड दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज आपकी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे, जो कि सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 तक, जो कि क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का सेकंड लास्ट अर्थात चैप्टर नंबर 9 है। इसके बाद एक और चैप्टर बचेगा, चैप्टर नंबर 10। उसके बाद आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी टोटली समाप्त हो जाएगी और आपको पीडीएफ भी उसी दिन कल ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट दिए गए थे। पहला पॉइंट है 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। तो कब पारित किया गया? 1878 में। किसने पारित किया था? वायसराय उस समय लिटन था, सॉरी कौन था उसमें? उस समय गवर्नर लिटन था, ध्यान रखिएगा। उस समय लिटन ने पास किया था, ध्यान रखिएगा। किसने? लिटन ने। और इसको हटाया किसने? रिपन ने। इसको हटाया किसने? रिपन ने। इसको नोट कर लीजिएगा। आर्म्स एक्ट को और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया किसने? रिपन ने। पास कौन किया था? आर्म्स एक्ट पारित किसने किया था? लिटन ने। आगे देखते हैं इसमें क्या था। इसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। इसमें क्या था कि भारतीय जो थे वह किसी भी प्रकार का हथियार नहीं रख सकते थे, अवैध तो रख ही नहीं सकते थे, लाइसेंस्ड भी हथियार नहीं रख सकते थे। ये आर्म्स एक्ट कहता था। और इसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित हुआ। और इसी साल क्या हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित हुआ। इसमें क्या था कि सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जा सके। इसको किस लिए पारित किया गया? ताकि जो सरकार की आलोचना की जा रही है उसको चुप कराया जा सके। और इसमें क्या था? इस कानून में ये था कि केवल इस कानून में प्रावधान यह था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर लेगी। और इसमें यही था कि आपत्तिजनक अगर आप चीज़ें लिखेंगे सरकार के विरोध में तो आपके प्रिंटिंग प्रेस को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और सारी संपत्ति अंग्रेज सरकार की हो जाएगी। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लाया था, ध्यान रखिएगा। इल्बर्ट बिल कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1883 में आया था, इंपॉर्टेंट बिल है। इसमें क्या था? इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। किसके? अंग्रेज़ों में ही हंगामा हुआ था इस बिल के खिलाफ। क्यों हुआ था? इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमे चला सकते हैं। और इसमें क्या था कि इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश थे वह भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते थे, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों में समानता स्थापित की जा सके। तो इल्बर्ट बिल किस लिए लाया गया था? कि भारतीय और अंग्रेज न्यायाधीश के बीच में समानता लाई जा सके। और इसका विरोध अंग्रेजों ने खूब किया था। आगे देखते हैं। जब अंग्रेजों ने इसका विरोध किया तो सरकार को यह विधेयक वापस ले लिया। जब अंग्रेजों ने इसका विरोध किया तो सरकारों को यह विधेयक वापस लेना पड़ा। तो भारतीयों ने इस बात का भी काफ़ी विरोध किया कि एक बार अगर अच्छा बिल आपने लाया है तो उसको विरोध की वजह से वापस भी लेना पड़ रहा है। इसके पहले आपने कभी लाया नहीं था कोई इस प्रकार का बिल। आर्म्स एक्ट आप लाते थे तो उसको वापस नहीं लिए। आर्म्स एक्ट कब वापस लिया गया? बाद में 4-5 साल बाद वापस लिया गया। तो इस प्रकार आगे देखते हैं। आगे है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात आईएनसी कैसे बनी, देखते हैं। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ था यह? गोकुलनाथ तेजपाल यूनिवर्सिटी बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी में हुआ था। 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधि ने बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। संगठन के प्रारंभिक नेता में किन किन लोगों का नाम था? दादा भाई नौरोजी का, फिरोज शाह मेहता का, बदरुद्दीन तैयब जी का, व्योमेश चंद्र बनर्जी का, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही व्यक्ति थे। तो मतलब उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे वह अधिकतर बम्बई और कलकत्ता के ही सदस्य थे और इनमें से कुछ के नाम दिए गए हैं। आगे देखते हैं। आगे है कि नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। जो दादा भाई नौरोजी थे ये व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे। ये लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। और ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि कौन सा भारतीय जो आंदोलनकारी था जो ब्रिटिश संसद का भी सदस्य रहा था, तो वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ध्यान रखिएगा वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। आगे देखते हैं। आगे है कि जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है। तो द इंडियन मिरर ने 1886 में क्या लिखा कि जो बम्बई में आयोजित पहला राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था वह हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है, आधार है।
और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगा। और उसने बताया, इंडियन मिरर अखबार ने, कि हमारे देशवासियों को अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणाम मतलब अच्छे परिणाम इसके होंगे आने वाले समय में। आगे देखते हैं। आगे बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्षता की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या किसी एक जाति की या समुदाय के प्रतिनिधि से मिलकर नहीं बनी है। तो पहली बात इंपॉर्टेंट हो जाती, 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इन्होंने क्या कहा कि हमारी जो यह कांग्रेस सभा है यह भारत के किसी एक वर्ग या एक समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। तो प्रश्न बनता है कि यह कथन किसका है कि कांग्रेस भारत के सभी समुदायों की संस्था है? तो यह बदरुद्दीन तैयब जी का कथन था। और इन्होंने कब कहा था इसको? 1887 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा था। आगे देखते हैं। आगे है अगला पॉइंट कि नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। तो यह बुक किसकी है? पहली बात यही पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो यह दादा भाई नौरोजी की है। और इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो ब्रिटिश शासन में जो आर्थिक परिणाम हो रहे थे भारत के, जो संसाधनों का लगातार दोहन हो रहा था विवेकपूर्ण ढंग से, और लगातार संसाधनों का अंग्रेज द्वारा दोहन हो रहा था, उसके तीखी आलोचना इसमें की गई थी। और उसके दुष्परिणाम कैसे हो रहे हैं भारत में, इसको बताया गया था। कैसे गरीबी और बेरोजगारी आदि चीज़ें बढ़ रही थी। यह बुक किसकी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की थी। आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट है कि तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। तो अगर प्रश्न बनेगा कि यह नारा किसका है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, तो यह तिलक जी का है। यह किसका है? गंगाधर तिलक का है। ध्यान रखिएगा, किसका है? गंगाधर तिलक का है। आगे देखते हैं। आगे है कि 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल को विभाजन कर दिया। तो 1905 में वायसराय कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन उस समय, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत के सबसे बड़ा प्रांत था। और उस वक्त बंगाल जो था वह ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। और बंगाल में उस समय बिहार और उड़ीसा दोनों आते थे। ध्यान रखिएगा, बंगाल में बिहार और उड़ीसा दोनों आते थे। आगे देखते हैं। आगे है कि बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। और इसके विभाजन से बंगाल जो प्रांत था उसके विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। और मध्यमार्गी व्यक्ति और जो परिवर्तनवादी व्यक्ति भी थे उन्होंने, कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया, मतलब कांग्रेस के सभी पक्षों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। जन प्रतिरोध के नए नए जो रास्ते थे उसको ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है कि स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? तो जो बंगाल विभाजन हुआ था उससे संबंधित है स्वदेशी आंदोलन। ये प्रश्न पूछा जाता है, स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उससे संबंधित है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था। यह आंदोलन जो था वह बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी थी। लेकिन कुछ और इलाके थे वहाँ भी यह प्रभावी ढंग से कार्यरत था, जैसे कि आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। तो प्रश्न बनता है कि वंदे मातरम आंदोलन किसके समकालीन था और किसके साथ चल रहा था? तो जो बंगाल में बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसी में वंदे मातरम आंदोलन को भी चलाया गया। कहाँ? आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है और पूछा गया है बार बार, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे है 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ? तो ढाका में हुआ। कब हुआ? 1906 में हुआ। तो इसको ध्यान रखिएगा। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। और प्रश्न बनता है कि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का सपोर्ट किया था या विरोध किया था? तो समर्थन किया था। आगे देखते हैं। आगे है कि लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। और मुस्लिम लीग की मांग क्या थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। और 1909 में सरकार ने यह मान ली कब? किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, किस नाम से यह मांग को माना गया? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा माना गया। 1909 में यह सरकार ने यह बात मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई। मतलब अब परिषद में क्या हुआ कि मुसलमान उम्मीदवारों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई कि उस पर मुसलमान ही लड़ सकते हैं चुनाव।
जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था और इन्हें मुस्लिम मतदाता ही चुन सकते थे। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ध्यान रखिएगा, कब लौटे थे, किस तारीख को। पहली बात तो नोट कर लीजिए, तारीख भी इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को इसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है ना। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहाँ पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और वे वहाँ पे जो नस्लभेदी पाबंदियाँ लगाई गई थी उसके खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे, अहिंसा से समर्थित आंदोलन चला रहे थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी इमेज बन चुकी थी और लोग उनका आदर करने लगे थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन हुआ था उसमें ये भारत के हर पक्ष के लोगों से मिल चुके थे, हर तरीके के लोग, हर जात के लोग और हर वर्ग के लोगों से ये मिल चुके थे और सबका परिचय इनसे हो गया था। हर प्रकार के लोग कैसे व्यवहार करते हैं उनके बारे में भी ये जान चुके थे। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया और जब ये 1915 में आए तो 1-2 सालों तक इन्होंने पूरे भारत का दौरा किया था। डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लभेदी का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया। तो प्रश्न बनता है, नटाल कांग्रेस का गठन किसने किया? तो किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। कब किया? 1895 में। कहाँ किया? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में किया। क्यों किया? नस्ली भेदभाव के विरोध के लिए किया। 4 प्रश्न इसमें बन सकते हैं कि नटाल कांग्रेस का किसने बनाया? गांधी ने बनाया। कब? 1895 में। कहाँ? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। और किस लिए? नस्ली भेदभाव के विरोध के लिए। आगे देखते हैं। आगे है 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था जिसे काला कानून भी कहा जाता है। उसके खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह का आह्वान कर दिया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। और इस कानून के अंदर क्या था कि आपकी जो मूल अधिकार थे उनका हनन हो रहा था, उस पर अंकुश लग रहे थे और पुलिस के जो अधिकार थे वे असीमित हो जा रहे थे। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। और इसमें महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं ने इनका विरोध किया था। किसका? रॉलेट एक्ट का, कि बुनियादी जो स्वतंत्रताएं हैं जो हमारे भारतीय देशवासियों की, उन पर अंकुश लगाने का आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। आगे देखते हैं। इसी में है कि उन्होंने इस कानून को शैतान का करतूत और निरंकुशवादी बताया और इन लोगों ने इस कानून को क्या कहा? काला कानून कहा, शैतान का करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए। और गांधी जी ने क्या कहा कि इसका विरोध करने के लिए आप 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाए, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। किस रूप में मनाया जाए? अहिंसक विरोध दिवस या फिर अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। किस दिन? 6 अप्रैल 1919 को। आगे है 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के खिलाफ तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। ध्यान रखिएगा। अब इसमें खिलाफत आंदोलन जो 1920 में हुआ था उसके बारे में बताया जाएगा कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था और जलियांवाला बाग हत्याकांड तब तक हो गया था। कब? 13 अप्रैल 1919 को। ध्यान रखिएगा कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही सभा जुटी थी, शांति सभा। उसमें जनरल डायल ने गोली चलवा दी थी निहत्थे लोगों पर। तो इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की ही तरह इस घटना पर भी भारत के लोग काफ़ी गुस्सा थे। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। और भारतीय मुसलमान क्या चाहते थे? जो पुराने ओटोमन साम्राज्य जैसे चलता था कि पवित्र जो मुस्लिम स्थान थे उसमें खलीफा का जो नियंत्रण था वह बना रहे, खलीफा पर ही उसका नियंत्रण रहना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे है कि खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, अली ब्रदर्स इन्हें कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता कौन थे? अली ब्रदर्स, जिन्हें मोहम्मद अली और शौकत अली कहा जाता है। अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। अली ब्रदर्स अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था इसका समर्थन किया
और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचार, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर कार्य करें। मतलब कांग्रेस क्या चाहती थी, मतलब गांधी जी चाहते थे कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसे और दृढ़ किया जाए, खिलाफत आंदोलन का समर्थन देके। आगे देखते हैं, आगे है कि 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन का और गति मिली और 1920-21 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास अर्थात चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। मतलब जो अंग्रेज सरकार से संबंधित जो विभिन्न संस्थान थे, जो विभिन्न स्कूल कॉलेज थे और विभिन्न जो वकील थे, उन्होंने अपने पद त्याग दिए क्योंकि ये अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। आगे देखते हैं, आगे है अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां को वापस लौटा रहे थे। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा जो उपाधियां दी गई थी, जैसे कि गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, उनको वापस कर रहे थे ये, और विधानमंडलों का बहिष्कार कर रहे थे, विधानमंडलों का बहिष्कार भी कर रहे थे। अब हमारा अगला पॉइंट है कि 1922 और 1929 की घटनाएं, 1922 से लेकर 1929 की घटनाएं। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी जो हिंसक आंदोलन, मतलब हिंसा से लिप्त आंदोलन थे, उसके विरुद्ध थे, उसके विरोधी थे। इस कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर दिया, उसे जला दिया तथा गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? तो 4 फरवरी 1922 को किसानों ने चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस थाने पर जला दिया, जिसमें 21 पुलिसकर्मी को मार दिया गया था जलाकर। इससे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे, 21 पुलिस वाले उसमें थे और एक अधिकारी था। 21+1 22 पुलिस वाले मारे गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। और जो किसान थे वे इस थाने को क्यों जलाए? क्योंकि शांतिपूर्ण जुलूस ये निकाल रहे थे, उस पर गोली चलवा दी थी पुलिस वालों ने। आगे देखते हैं, आगे है कि असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। और असहयोग आंदोलन जब खत्म हुआ, जो गांधी के अनुयायी थे, उनके समर्थक थे, कट्टर समर्थक, उन्होंने ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दिया, जैसे कि चरखा आदि का यूज करने का जोर दिया, और जो स्थानीय स्कूल्स आदि चलवाने का प्रयास कर रहे थे। आगे देखते हैं, आगे है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। जानिए कि कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इंपॉर्टेंट है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किए गए प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसी में ये प्रस्ताव आया था, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे अगला पॉइंट हमारा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्ग से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। तो जो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और कुछ अन्य व्यक्ति थे, क्रांतिकारी व्यक्ति थे, वे जो औपनिवेशिक शासन था और अमीर जो शोषक वर्ग था, उनके खिलाफ लड़ने के लिए क्रांति चाहते थे ये, और मजदूरों किसानों की सहायता करना चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, जिसे क्या कहा जाता है? HSRA कहा जाता है। 1928 में इन्होंने HSRA की गठन किया। कहाँ? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में। ध्यान रखिएगा, कहाँ किया? फिरोज शाह कोटला में। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सांडस नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। तो 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पे जिन्होंने लाठीचार्ज करके उनकी हत्या की थी, सांडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। किसने? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, और इसी लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण से 17 दिसंबर 1928 को इन लोगों ने सांडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। और अपने राष्ट्रवादी साथी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को विधान परिषद में बम भी फेंका था। और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में क्या कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कोर्ट में हवाला दिया कि इनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। जो बहरे हो चुके हैं, मतलब अंग्रेज शासन जो चुप बैठी है, उनको समझ में उनकी आंखें खोलना था, तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना था। और जो विदेशी सरकार भयानक शोषण कर रही है, उससे अवगत कराना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। ध्यान रखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च, इंपॉर्टेंट है डेट, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई।
और उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। और उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। आगे देखते हैं। आगे है कि 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी मशहूर महिला आंदोलनकारी ने दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ थी, तो वह सरोजिनी नायडू थी। ध्यान रखिएगा कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली यह पहली महिला भी थी, पहली भारतीय महिला, ये पहली भारतीय महिला थी। ध्यान रखिएगा पहली महिला कौन थी, पहली महिला एनी बेसेंट थी, पहली महिला एनी बेसेंट थी। और पहली भारतीय महिला अगर पूछेगा कौन थी, तो वह सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। आगे है कि करो या मरो, प्रश्न बनता है, सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया। तो गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 अगस्त में हुआ था, 8 अगस्त 1942 को उसके दौरान दिया गया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसके दौरान दिया था। आगे देखते हैं। आगे है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष बने रहे। ध्यान रखिएगा ये कांग्रेस में सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष बने रहे और सबसे युवा अध्यक्ष ये भी थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष पूछेगा कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म मक्का में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। इनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। इनके पिता बंगाल के थे और माँ अरब मूल की थी। आगे है कि बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद, यहाँ आज़ाद कर लीजिएगा, बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान थे और वहादते दीन यानी सभी धर्म की बुनियादी एकता की हिमायतों में थे। मतलब ये सभी धर्म को मानने वाले व्यक्तियों में से थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। इनके पिता बंगाली और माँ अरब मूलवासी की थी, अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे, इस्लाम के विद्वान थे और वहादते दीन, जिसका अर्थ होता है सभी धर्म की बुनियादी एकता को मानने वाला, ये थे। गांधीवादी आंदोलनों में ये हमेशा सक्रिय रहते थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहते थे, मतलब उनके समर्थक थे। और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। और ये हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे। कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदू एकता चाहते थे। उन्होंने जिन्ना के वो 2 राष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किया था। यहाँ 2 का लीजिएगा, इन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किया था। तो प्रश्न बनता है कि कौन से मुस्लिम राष्ट्रकारी नेता ने जिन्ना के 2 राष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वे। आगे देखते हैं। आगे है कि वयोवृद्ध राष्ट्रवादों और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता श्री गोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे। तो प्रश्न बनता है कि दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता कौन थे, नेतृत्वकर्ता श्री राजा गोपालाचारी थे। और 1946 में अंतरिम सरकार जब बनी तो ये उनके भी सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। और ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, इसको नोट कर लीजिएगा। और इनका उपनाम क्या था, राजा जी था। इनका उपनाम क्या था, राजा जी था, इसको नोट कर लीजिएगा। इनका उपनाम राजा जी था। आगे है कि खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। ये प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। कहाँ, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। इस बार सीटेट थोड़ा अलग प्रश्न बन रहा है, तो ये प्रश्न बन सकता है कि खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे, तो बादशाह खान अर्थात अब्दुल गफ्फार खान थे। यह है कि बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस को अपने साथियों की भर्त्सना भी की थी। और जो बादशाह खान थे भारत विभाजन के सख्त क्या थे, खिलाफ थे, सख्त आलोचक थे। और 1947 में जो विभाजन का फैसला कांग्रेस ने लिया उसके ये खिलाफ भी थे और उसका इन्होंने विरोध भी किया था। आगे देखते हैं। आगे है कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था और इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क हुए थे जो बाद में पूरे भारत में फैल गए। तो प्रश्न बनता है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया, तो 16 अगस्त 1946 को मनाया। फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आपकी एक चैप्टर इसमें और बचा है हिस्ट्री का, उसके बाद आपको इसकी PDF भी दे दी जाएगी। तो आपकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री तीनों की 6 to 8 की PDF मिल जाएगी और हम अपना वादा पूरा कर चुके होंगे कल तक। चलिए फिर, धन्यवाद।